देखो, खिलजी वंश की समाप्ति काफ़ी दुर्दिन अवस्था में हुई, क्योंकि मुबारक शाह खिलजी खुसरो शाह के पीछे रत था। खुसरो शाह यानी अमीर खुसरो मुबारक शाह को कॉन्फिडेंस में लेकर उसकी हत्या कर गद्दी पर बैठ जाता है। यह वही अमीर खुसरो है जिसे तोताए हिंद कहते हैं, और इसने कई पुस्तकें लिखी। लैला मजनू इसका प्रसिद्ध पुस्तक है। तबला और सितार का जन्मदाता है खुसरो। और खुसरो ने एक साखियाँ, मतलब एक प्रकार की पहेलियाँ बुझाते थे जो आज भी हिंदी में पढ़ाए जाते हैं। खुसरो कहता है कि मैंने 7 शासकों के शासनकाल देखे हैं। उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्र में उसी तुर्की सरदारों में एक सरदार था गयासुद्दीन तुगलक। उसने खुसरो शाह की हत्या कर और तुगलक वंश की नींव डाली। तुगलक वंश में गयासुद्दीन, चूंकि पश्चिम भारत यानी उत्तर पश्चिम, वर्तमान में मुल्तान कह लीजिए यानी पाकिस्तान का क्षेत्र, वहां का गवर्नर था, तो उसने लड़ाइयाँ लड़ी और उसने दिल्ली के गद्दी पर कब्जा करने के साथ मुबारक शाह द्वारा चलाए गए उटपटांग नियम को समाप्त कर दिया। साथ ही टैक्स व्यवस्था को 1/3 1/3 कर दिया। याद रहे, अलाउद्दीन खिलजी ने टैक्स को बढ़ाकर हाफ कर दिया था 50%, तो उसे घटाकर 1/3 इसने कर दी। ये पहला शासक है जिसने एनीकट नहर बनवाई, जो यमुना नदी से सिंचाई के लिए, सिंचाई एवं पेयजल के लिए ये एनीकट नहर क्या होता है ये जानिए। जब नदी गर्मी में नीचे तल पे होती है, उसी लेवल में काट कर और इसे नहर लगाया जाता है, बना दिया जाता है, और जब लेवल बरसात में बढ़ता है तो पानी इधर से भी बहने लगता है, तो इसे एनीकट। इसने पहला, आपको बता दें, नहर बनवाया और हार्ब ए सर्व ये नामक टैक्स लगाया। तो भारत में नहर बनाने का श्रेय नदियों से गयासुद्दीन तुगलक को जाता है। यही उसने इतना ही नहीं बदलाव किया। पहला बदलाव क्या किया कि जो नगद वेतन दे रहा था, तो नगद वेतन के कारण छोटे छोटे पटवारी, जिसे खूत और मुकद्दम कहा जाता था, उन लोगों का पोस्ट समाप्त हो गया था। खूत और मुकद्दम, इन दोनों के पोस्ट को वापस किया। अरबी भाषा में रस्मे मियान यानी उदारवादिता का परिचय दिया। रस्मे मियान ये उपाधि दी, जिसका अर्थ होता है कि ये उदार नीति अपनाई। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चल रहे दाग और हुलिया, ये दोनों को यथावत लागू कर दिया। एक, आपको पता है, सिलसिला में बहुत सारे सूफी संत हुए थे। तो एक सूफी संत जिनका नाम था निजामुद्दीन औलिया, इनसे गयासुद्दीन तुगलक को नहीं पटता था। तो उसने गयासुद्दीन तुगलक को कहा कि आप तो छोटे छोटे युद्ध जीत गए, दिल्ली अभी दूर है। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि दिल्ली अभी दूर है, ये किसने कहा था और किसके लिए कहा था? तो ये निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। और किसके लिए कहा था? गयासुद्दीन तुगलक के लिए। तुगलक ने अपने भतीजे, जिसका नाम था जौना खां, इस जौना खां
जौना खां का अर्थ है, जौना का मतलब होता है जहां, यानी दुनिया का खां। जौना खां की उपाधि अपने भतीजे की दी, जो आगे चलकर मोहम्मद बिन तुगलक बना। इसे दक्षिण का गवर्नर बनाया, दक्षिण भारत। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण को जीत रखा था और यह दक्षिण का बना। गयासुद्दीन तुगलक जब बंगाल से जीत कर आ रहा था तो जौना खां उसके स्वागत में एक लकड़ी का महल बनवाया था। और आप लोग बाहुबली 2 में देखा होगा कि बाहुबली कैसे घोड़े और हाथी का परेड करवाता है। उसने, क्योंकि जौना खां जो था बहुत ही इंटेलिजेंट था, 7 विषयों से, चिकित्सा, साहित्य, संगीत, युद्ध, सभी कला में वो निपुण था, टॉपर था। उसने हाथी और घोड़ों को परेड के लिए ट्रेंड कर दिया था। हो सकता है फिजिक्स का वो रेजोनेंस नहीं जानता हो, और उस वाइब्रेशन से वह लकड़ी के घर गिरने से गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई। और उसकी मृत्यु के बाद मोहम्मद बिन तुगलक शासक बना। मोहम्मद बिन तुगलक, इसके बारे में कहा जाता है कि अब तक के बने जितने भी शासक हैं उसमें सबसे बड़ा पढ़ा लिखा। ये दर्शन शास्त्र, फारसी, अरबी, चिकित्सा, खगोल एस्ट्रोनॉमी को कहते हैं, विज्ञान, गणित, सब में टॉपर था, अति विलक्षण गुणों वाला। और इतना ज्यादा तेज होना ही इसके लिए घातक हो गया, क्योंकि किसी की बात सुनता नहीं था। आज भी हम लोग जब कहते हैं कि तुगलकी फरमान, इसी के नाम पे जाना जाता है। इसकी जानकारी अफ्रीकी यानी मोरक्को यात्री इब्न बतूता से मिलता है, जिसने एक पुस्तक लिखी थी, रेहला। इब्न बतूता मोरक्को से आया था और इसे मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के दरबार में काजी नियुक्त किया। काजी मतलब अच्छे जानकार मौलवी। और इस काजी के नियुक्ति के बाद इसे अपना दूत बनाकर चीन भेजा था। बता दे, इब्न बतूता दक्षिण भारत भी यात्रा की। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने पूरे साम्राज्य को 23 प्रांतों में विभाजित किया। दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक विद्रोह अगर हुए तो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में 34 विद्रोह, और अकेले 27 विद्रोह जो हैं, अकेले 27 विद्रोह जो हैं वो दक्षिण में हुए। विजयनगर साम्राज्य का उदय इसी समय हुआ था। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी 5 ऐसी योजनाएं जारी की जो कि असफल रही। इसके 5 असफल योजना, पहला, सबसे पहला इसने क्या किया? राजधानी परिवर्तन। दिल्ली से देवगिरी, जिसको दौलताबाद नाम रखा। दौलताबाद का एक दूसरा नाम भी मिलता है,
इसे कुब्तुल इस्लाम भी कहा। इसका मानना था कि यदि हम पूरे भारत में हैं तो यहां से शासन करने में काफी कठिनाई होती है। यदि हम सेंटर में रखेंगे तो ये रेडियस में इस जगह से पूरे भारत में शासन करना आसान होगा। अगर आप केंद्र में रहते हैं इस जगह, तो ये दिल्ली था और ये देवगिरी था। तो इस प्रकार इसने देवगिरी को कैपिटल बनाया और ये 2 शिफ्ट में गए। पहले शिफ्ट में मैसन यानी काम करने वाला मजदूर गए, बरसात में घर बनता है, और बरसात के बाद कौन सी ऋतु आती है? शीत ऋतु। शाही लोग गए। और ग्रीष्म ऋतु में गए आपके वहां के नागरिक। जब ये 70% नागरिक जब यहां ट्रांसफर हुए तो रास्ते में दक्षिण में पानी का अभाव होता है। प्यास के मारे मैक्सिमम लोग बीमार पड़ गए, कुछ मर भी गए। वापस उसने कहा कि जनता को वापस ले आए, और इसने फैसले को बदला और फिर दिल्ली लाया। और दिल्ली आते समय रास्ते में दिल्ली की सर्दी 3 डिग्री, गरीब बेचारे मारे गए। तो ये फैसला गलत रहा। दूसरा फैसला, ये पहला फैसला था। दूसरा फैसला आपको दोआब बोलते हैं, 2 नदियों के बीच का क्षेत्र। तो गंगा और यमुना के बीच का, यानी अगर भारत की देखें तो ये वाला क्षेत्र बहुत फर्टाइल लैंड था, उत्तर प्रदेश। दोआब में कर वृद्धि की थी, यानी कर जो था वह 50% तक, गयासुद्दीन तुगलक ने 1/3 किया था, इसने 50% तक बढ़ा दी। और 50% तो बढ़ाई तो ठीक, इसका किस्मत साथ नहीं दिया, और अगले 10 वर्षों तक अकाल पड़ गया। दोआब के लोग माइग्रेट करने लगे। इसने उन किसानों को रोकने का भरपूर प्रयास किया, और एक नया गवर्नमेंट फ्री लोन, जो आजकल प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं, यानी तकाबी नामक नया ऋण दिया, कर ये लोन प्रोवाइड किया। कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं। लोगों ने जमीन दिखाकर 1-1 हजार दिनार लेकर रातों रात भाग गए, छोड़ के जगह। कुछ तो होगा नहीं, जमीन की वैल्यू नहीं है, उतना पैसा लेके घसक गए। बेचारा का ये भी फ्लॉप हो गया। तीसरा, टंका। टंका चांदी का होता था, उसके भंडार में चांदी की कमी हो गई, तो इसको बोलते हैं सांकेतिक मुद्रा। आप सोच सकते हैं कि आज जो रुपए चलते हैं वो सारे के सारे प्रॉमिसरी नोट हैं, सांकेतिक मुद्रा है। उसने इतना साल पहले सोच रखा था, हालांकि चीन और मंगोल में चल रहे थे। उसने सिंबॉलिक सिक्का चलाया, यानी टंका को चांदी के जगह पे तांबे का बनवा दिया, दाम वही। और पहले पंचमार्क सिक्के चलते थे, ठोक कर। सबके घर में कड़ाही जग तांबे का होता था, घर में ही ठोक ठोक के नकली सिक्के बनाने लगे। बताया जाता है कि अगले 200 साल तक इतने सिक्के के ढेर हो गए थे कि 25 फीट ऊंचा सिक्का का ढेर था और कोई उसे लेने वाला नहीं था। कितना ज्यादा राजस्व का नुकसान हुआ। भाई जाओ टैक्स लेने, 2 ठोक दिया, दे दिया। तो ये भी फ्लॉप कर गया। अब कोष की कमी हो गई, तो उस कोष की कमी को पूरा करने के लिए इसने कराचिल अभियान किए। कराचिल आपका भारत का
नॉर्थ वेस्ट हिस्सा यानी तिब्बत रीजन में पड़ता है। सर्दी में यहां के लोग गए, निमोनिया से आधा मर गया, ठंडा लग गया, सर्दी हो गई और यह भी असफल रहा। फिर इसने क्या किया कि लोगों को खुरासान जो अफगानिस्तान में पड़ता है उस देश को जीतने के लिए 1 वर्ष पहले सबको पैसा बांट दिया कि अगला साल लड़ना है, तैयार हो जाओ। खुरासान अभियान। यह खुरासान अभियान चूंकि 1 साल पहले पैसा ले गए, खा गए, कोई बैंकिंग सिस्टम नहीं था और वहां यह फिक्स नहीं था कि हमें योद्धा जाए। अब पैसे खत्म हो गए तो लोगों ने खाना पूर्ति के लिए अपने स्थान पे कमजोर नागरिकों को भेज दिया। चलो कमजोर नागरिक जाते, बड़ी सेना रहती तो अगला राजा हार भी जाता। वहां पर फैल गया प्लेग और प्लेग फैलने के कारण यह भी फ्लॉप हो गया। यानी बेचारा 5 जीवन में अभियान किए और 5 के 5 फ्लॉप हो गए। विद्वान इसके बारे में अलग अलग बात करते हैं। एक विद्वान है इसामी। इसामी इसे रक्त पिपासु या रक्त प्यासु, पागल और सनकी कहा। बर्नी इनके बारे में लिखता है कि इसकी सोच बहुत अच्छी थी। जो इसने राजधानी परिवर्तन किया, ठीक बोला कि अगर सेंटर में रहेगा तो पूरे भारत को राज्य करेंगे। 3 लाख की बड़ी सेना से किसी भी देश पर आक्रमण किएगा, धन आ जाएगा। लेकिन कहा जाता है कि केवल आपके कर्तव्य नहीं, किस्मत भी साथ होना चाहिए, और यह किस्मत साथ नहीं दिया। दिल्ली की जनता इससे इतनी त्रस्त थी कि सामने तो कुछ नहीं कहती, रात में गालियां लिख लिख के राजमहल में फेंकती थी। इसे खूब बढ़िया होली पर्व मनाने का, माने भारतीय पर्व जो था, हिंदुओं को होली को ये खूब अच्छे तरीके से मनवाता था, खुद भी होली खेलता था। मोहम्मद बिन तुगलक अपने से एक भी ऐसा कदम नहीं था जो जनता के लिए न उठाया हो, ताकि जनता खूब सुखी हो जाए। बर्नी फिर लिखता है इनके बारे में कि जब यह लौट रहा था तो थट्टा के रास्ते, यहां थट्टा पड़ता है, और सिंध जाते समय तेज बुखार से इसकी मृत्यु हो गई। थट्टा के रास्ते सिंध जाते समय इसकी मृत्यु हो गई। और जब मरा तो उसने लिखा कि राजा से प्रजा को और प्रजा से राजा को मुक्ति मिल गई। दोनों खुश हो गए। राजा भी प्रजा के लिए परेशान था और प्रजा भी राजा के उल्टा पुल्टा नियम से परेशान था। और इसका नियम यह था कि आज अगर घोषणा हुआ तो कल से लागू हो जाए, चाहे किसी भी कीमत पे। बहुत सारे सर्कमस्टांसेस नहीं होते। तो इस प्रकार मोहम्मद बिन तुगलक की जीवन लीला 1351 में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक शासक बना। फिरोज शाह तुगलक के साथ सबसे बड़ी विडंबना यह थी कि वह एक हिंदू राजपूत सरदार मां से उत्पन्न था। इससे पहले जितने भी शासक बने वो सारे प्योर मुस्लिम बने, लेकिन ये पहला ऐसा शासक था जो हाइब्रिड था, जिसके माता हिंदू थी। अब ये अपने आप को सच्चा मुसलमान बनने के कारण बहुत सारे
करों में परिवर्तन किया और रूल रेगुलेशन में परिवर्तन किया। इतिहासकारों का कहना है कि यह न तो कुशल प्रशासक था और न एक अच्छा व्यक्ति ही था। उस समय इतनी बेहतर तरीके से बनाई गई अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्य को धीरे धीरे ध्वस्त होने लगा। इसने पुनः जो नकद वेतन था उसे समाप्त कर, नकद वेतन जो था उसे समाप्त कर दिया और इसके जगह जागीर देना प्रारंभ कर दिया। कहा जाता है कि भ्रष्टाचार इतना ज्यादा फैल गया था कि जिसे पूरा करने के लिए सुल्तान की कई पत्नियां होती थी, तो उसका एक साला ने सिफारिश किया कि हमारे दाग में घोड़े को पास करने के लिए 400 स्वर्ण मुद्राएं घूस मांग रहा है। आप अपने सुल्तान से कह के, बहन से सिफारिश की कि कह के माफ करवा दीजिए। सुल्तान ने माफ कराने के बजाय उसे 1000 सिक्के दे दिए और कहे कि कुछ दे दे और बाकी पास करा दे। तो इस तरीके के उस समय भ्रष्टाचार फैल गया था। यह दासों का शौकीन था। इसके काल में दासों के लिए एक अलग विभाग दीवान ए बंदगान की स्थापना किया था। यह शहर बसाने का शौकीन था। 300 नए शहर बसाए। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है। फिरोजाबाद, फतेहाबाद, हिसार, जौनपुर, ये इंपॉर्टेंट शहर है। तुगलकाबाद। इसने नए जो नहर कर था उसमें वृद्धि की। यह अपना ऑटोबायोग्राफी फतुहाते फिरोज शाही लिखी, स्वयं का लिखा हुआ यह ऑटोबायोग्राफी है। कुछ विद्वानों का कहना है कि यह पहला निरंकुश और उदारवादी मुस्लिम शासक था। कुछ विद्वान कहते हैं यह पहला, चूंकि हमने पहले भी बताया कि यह अपने आप को मुस्लिम साबित करने के लिए ब्राह्मणों पर जजिया, यह बहुत बार पूछता है, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया। कुतुब मीनार पर जब इसके काल में बिजली गिरी तो 2 मंजिलों को तोड़कर, मतलब कुतुब मीनार 4 मंजिला था, तो चौथे मंजिल पर बिजली गिरी, इसे तोड़कर 2 और जोड़ दिया तो कुतुब मीनार 5 मंजिला है। आधा और बिख, आधा और बिख, बिख मतलब 20 होता है। आधा और बिख नामक नए सिक्के चलाए। एक बड़ा सिक्का चलाया जिसका नाम था संसगनी, और इसके काल में कृषि का तेजी से विकास हुआ। गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के बाद गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय के नाम से इसका पौत्र गद्दी पर बैठा। बताया जाता है कि 1388 से लेकर 1412 ईस्वी तक लगभग 5 सुल्तान बनाए गए। नाम मत पढ़िए, बहुत ज्यादा यह होगा। 5 सुल्तान बनाए। इनके सक्सेसर बहुत अच्छे नहीं रहे। आपको फिर बता दें कि 1398 ईस्वी में भारत पर तैमूर लंग का आक्रमण हुआ। तैमूर लंग यह
महान मंगोल आक्रमणकारी था और इसने दिल्ली को तहस नहस कर दिया। इसके बाद के उत्तराधिकारी सही नहीं है। तैमूर लंग के साथ मुल्तान का एक सूबेदार खिज्र खां साथ में आया और जब वो चला गया तो यहां पर एक नए अफगानियों का शासन हुआ। तो अब तक तुगलक तक ये सारे तुर्क थे और इसके बाद खिज्र खां ने एक नई डायनेस्टी का जन्म दिया, नया राजवंश, जिसे हम सैयद वंश कहते हैं। तो सैयद वंश और लोदी वंश अफगानी वंश हैं और गुलाम, खिलजी, तुगलक ये तुर्की हैं। तो इसकी जानकारी आपको इसके काल के बने पुस्तकों में मिलती है, बरनी है, बदायूनी है और ये खुद स्वयं का फतुहात फिरोज शाही से। तो इस प्रकार अगला राजवंश जो है वह सैयद वंश और लोदी वंश है।